हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। देखिए, आज जो है हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन जो 12th बोर्ड में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी, और वो क्वेश्चन जो है डाइपोल से रिलेटेड है। साथ में डाइपोल पे बेस्ड हम लोग बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं बनाए थे, तो उसको भी बनाना कुछ सीख लें जो प्रॉब्लम डाइपोल का है और न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। तो अब जो है देखिए, आगे जो लिखे हैं ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, अक्सर 12th के एग्जाम में आता है कि प्रूव दैट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी SHM इफ इट हैज गिवन ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, डाइपोल तो आपको याद है, एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज। डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो रहना कैसे चाहता है, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही वो अपना डाइपोल मोमेंट को रखना चाहता है। अब यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, प्लस क्यू पर फोर्स इधर, माइनस क्यू पर इधर, इस तरह से नेट फोर्स क्या हो गया, 0, और डाइपोल हो गया इक्विलिब्रियम में, है ना, डाइपोल इक्विलिब्रियम में आ गया। अब जो है, जब डाइपोल में एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थे, है ना, जैसे डाइपोल ऐसे रखा हुआ था, ऐसे अगर फील्ड के लॉन्ग रख दोगे तो वैसे ही रुका हुआ रहेगा, वो उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है डाइपोल में, सिखाए हुए। लेकिन अगर हमें स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिए तो देखो, इस पर जो है फोर्स लगा QV, फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है, और इस पर भी लगा QV, फील्ड के अपोजिट में। याद करो, हम लोग एक टर्म पढ़े थे, टॉर्क। टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल का फॉर्मूला होता था P sin थीटा, जहाँ की P होता था डाइपोल मोमेंट, E होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा हो गया डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो देखो, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, देखो तो डाइपोल मोमेंट इधर होगा क्या, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल कितना है, थीटा। अब अगर ये पूछा जाए कि आखिर ये SHM में ऑसिलेट क्यों करेगा, तो देखना ध्यान से। जैसे ये डाइपोल चाह रहा हम ऐसे रहे, और तुम क्या किए, इसको ऐसे रोटेट करा दिए। जब रोटेट करा दिए, यहाँ फोर्स इधर, यहाँ इधर, तो इस तरह से जो है ये ऑसिलेट करने लगेगा, है ना, इस तरह से ऑसिलेट करना। मतलब कि टॉर्क जो है, देखो यहाँ फोर्स इधर लग रहा है, ये टॉर्क इसको रोटेट करा के वापस लाना चाहेगा, और जब ये वापस यहाँ पहुँचेगा तब तक में इसको इतना एंगुलर वेलोसिटी मिल जाता है कि अपने वेलोसिटी का नीचे चला जाए, और इसी तरह से ये एंगुलर SHM में ऑसिलेट करेगा। तो इसको प्रूफ कैसे करें, तो देखो, जैसे लीनियर SHM में हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, वहाँ भी देखना, जहाँ पे कंपाउंड पेंडुलम पढ़ाए थे तो वहाँ एक रीस्टोरिंग टॉर्क वर्ड यूज किए थे, तो यहाँ भी क्या वर्ड यूज करेंगे, रीस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। देखो जी, जब डाइपोल में स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे तो इसमें रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा। चलो, रीस्टोरिंग टॉर्क को टाउ R से दिखा दिए, और रीस्टोरिंग फोर्स हो चाहे रीस्टोरिंग टॉर्क हो, आगे माइनस लगा देना P sin थीटा। P को क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। P को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू बीच का सेपरेशन, ठीक ना। ऐसा है कि यहाँ लिख दे रहे हैं, P का मतलब हो गया Q इंटू 2L, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है।
एक बात और याद करो, एसएचएम में सिखाए थे कि थीटा जब वेरी स्मॉल होता है तो साइन थीटा को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली थीटा लिख देते हैं, और रोटेशन में हम लोग पढ़े थे कि टॉर्क होता है आई इंटू अल्फा। आई को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा को बोला जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन, माइनस पी साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा, यहाँ लिख दे रहे हैं साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा जी? तो माइनस पी डिवाइडेड बाई आई इंटू थीटा, माइनस पी बाई आई इंटू थीटा। देखो क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन माइनस सम कांस्टेंट इंटू थीटा। एसएचएम में क्या प्रूफ करना होता था? एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट, वही तो है एंगुलर एक्सेलरेशन माइनस सम कांस्टेंट इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी हम लोग बोलेंगे कि दिस इक्वेशन शोज दैट मोशन ऑफ डाइपोल will be angular SHM, है ना? डाइपोल का मोशन जो है एंगुलर SHM होगा, इस तरह से ना ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए एंगुलर SHM। अब इसी में पूछा जाएगा कि इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो हम लोग SHM में क्या पढ़े थे कि अगर एक्सेलरेशन माइनस सम कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट हो तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसी को हम लोग ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, है ना? तो पहले तो आप क्या करें कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का यही इक्वेशन आया है, जिससे ये पता चला कि इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे P बाई आई। इस ओमेगा को सिंपल हार्मोनिक मोशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। चलो जी, अंडर रूट P बाई आई। देखो मुझे निकालना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो ओमेगा को लिख दिए 2 पाई बाई टी अंडर रूट P बाई आई। अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या आएगा जी? तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो गया 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी। देख लो भाई, टी निकालेंगे तो यही आ गया फॉर्मूला। यानी डाइपोल का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जब भी पूछा जाए तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अब आई का वैल्यू क्या होगा? पी तो मालूम है, पी डाइपोल मोमेंट है, क्यू इंटू 2L हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी मालूम है, 2 पाई तो खैर कांस्टेंट टर्म है। आई के जगह क्या पुट करें? तो देखो वो डिपेंड करेगा कि वो किस एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट कर रहा। अभी हम लोग जो लिए हैं उसका समझो ये सेंटर वाला पॉइंट फिक्स है और इस तरह से वो ऑसिलेट कर रहा है, यानी एक्सिस यहाँ से पास कर रहा है। अगर इसका मास m है, इसका मास m है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो m इंटू एल स्क्वायर प्लस m इंटू एल स्क्वायर, यानी उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर परपेंडिकुलर। यानी तब मुझे I के जगह कितना पुट करना पड़ेगा? 2ml स्क्वायर। लेकिन अगर मान लो इसका मास अलग हो, इसका मास अलग हो, बाय द वे अगर इस तरह का केसेज रहे तब तो बात हमको अलग करना पड़ता। या कह देता कि हम इस चार्ज को यहाँ फिक्स कर दिए
और ये इस तरह से ओसिलेट कर रहा है। अब बतलाओ टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन क्या होगा। तो आई का वैल्यू अलग होता, हम ये इस केस में आई इतना लिखेंगे, आई का परमानेंट वैल्यू नहीं है, अलग अलग केसेज में वैल्यू बदल सकता है। बस केवल ये सीखा है कि अगर दोनों का मास m हो और सेंटर से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट अगर ये ओसिलेट करे तब आई के जगह हम लोग इतना लिखेंगे, ठीक ना। अक्सर ये क्वेश्चन जो है 12th बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल बता रहे हैं। देखो डाइपोल से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है डाइपोल पढ़ाते समय वो सब नहीं बताए थे, तो आज पहले वो सबको सिखा रहे हैं, ठीक है, नोट करें। हाँ जी, तो देखो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक एंड पे माइनस क्यू चार्ज, दूसरे एंड पे प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रख दिए हैं और उसके एक एंड को फिक्स कर दिया और उसको जो है ना स्लाइटली डिस्प्ले, देखो वैसे तो जानते ही हो डाइपोल हमेशा किधर बने रहना चाहता है, तो फील्ड के डायरेक्शन में बने रहना चाहता है। तो डाइपोल तो चाहेगा हम फील्ड के डायरेक्शन में रहें, लेकिन आप जो है तुम क्या कि इसको डिस्प्लेस करें। जब डिस्प्लेस करोगे देखो इधर क्यूवी लगेगा, इस पर भी क्यूवी लगेगा, लेकिन ये पॉइंट फिक्स किया हुआ है। तो छोड़ो, इसका हम बात करते हैं। अब सोचो ये पेन है, यहाँ ऐसे फोर्स लगेगा तो ये रोटेट करना चाहेगा ना, वापस आना चाहेगा ना। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, जैसे अभी पढ़े हो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी। देखो पढ़े हो कि नहीं, पिछला ही जो है अभी जस्ट इसके पहले वाला थियरी में बतलाए। आई बाई पी याद रखना, चाहे वो इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करे, वहाँ सेंटर के अबाउट ऑसिलेट करे, या इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करे, फॉर्मूला यही हो जाता है टाइम पीरियड का। अब बतलाओ तो आई की जगह क्या पुट करें। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो जी एक्सिस यहाँ पे है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखें, तो इस पार्टिकल का लिखेंगे तो मास m है और डिस्टेंस a है, तो m इंटू ए स्क्वायर। और इस पार्टिकल का लिखेंगे तो मास तो m है लेकिन ये एक्सिस पे ही रखा हुआ है, तो एक्सिस से उसका डिस्टेंस 0 है, यानी m इंटू 0 स्क्वायर यानी ma स्क्वायर हुआ। फिर पूछा जाए डाइपोल मोमेंट क्या होगा, बोलो डाइपोल मोमेंट किसको बोलते हैं, तो कोई एक चार्ज लो और बीच के सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर दो Q इंटू ए, तो बोलो तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा भाई, क्या होगा 2 पाई अंडर रूट आई के जगह क्या लिखें ma स्क्वायर, P के जगह क्या लिखें जी Q इंटू ए इंटू ए, सॉरी Q इंटू ए, तो P के जगह हो गया इंटू ई। देखो तो आंसर क्या आ गया 2 पाई अंडर रूट, एक ए तो कैंसिल हो गया, एम ए डिवाइडेड बाई क्यू ए। देखो तो बहुत आसान है कि नहीं, ठीक ना। यही जो है ना देखना 74 नंबर SCV का प्रॉब्लम है, तो इसका भी जो है एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम लोग डाइपोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं। तो वो क्वेश्चन में क्या करा, फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ गिवन अरेंजमेंट ऑफ चार्जेज, ठीक ना। नेट डाइपोल मोमेंट पूछा जा रहा। देखो डाइपोल सिंगल डाइपोल रहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, चार्ज इनटू बीच का सेपरेशन बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ 2q। डाइपोल होने के लिए तो क्या रूल है, एक प्लस क्यू होना चाहिए, दूसरा माइनस क्यू होना चाहिए। अब तो बड़ा दिक्कत है, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ 2q, डाइपोल है नहीं। माइनस क्यू तो डाइपोल हो नहीं सकता, माइनस क्यू 2q डाइपोल हो नहीं रहा, तब कैसे बनाया जाए। देखो इस क्वेश्चन को बनाने का 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड ये है कि ऐसा समझ लो
यहाँ माइनस क्यू चार्ज, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, और ये जो 2q चार्ज है ना, इसको समझ लो दो अलग अलग क्यू चार्ज, एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग क्यू चार्ज रख। अब बतलाओ तो एक डाइपोल ये हो गया ना, और बीच का सेपरेशन ये है, तो एक डाइपोल ये हो गया, इसका डाइपोल मोमेंट मान लो P1 हो गया, और दूसरा डाइपोल ये हो गया, इसका डाइपोल मोमेंट P2 हो गया। तो P1 निकालो या P2 निकालो, P1 का वैल्यू कितना, Q इंटू बीच का सेपरेशन, P2 भी निकालोगे Q इंटू दोनों के बीच जो सेपरेशन है ना, वो एक ही इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ। यानी माइंड में समझो कि दो डाइपोल है, एक P1 है दूसरा P2 है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब पूछा जाए नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो बोलेंगे अंडर रूट, देखो जी दो वेक्टर है P1 P2, बीच का एंगल 60 डिग्री, तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर 2P1 P2 cos 60 है ना। जैसे वेक्टर को दो वेक्टर आता है A और B, बीच का एंगल थीटा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और ये तो और दोनों इक्वल है। तो देखो जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा कितना हो जाएगा, देख लो थोड़ा जल्दी लिख रहे हैं, P1 और P2 इक्वल है, तो P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर 2P1 स्क्वायर, तो ये हो गया 2P1 स्क्वायर, और ये भी P1 P2 इक्वल है, तो 2P1 स्क्वायर cos 60 जानते हो 1/2, देखो 2 कैंसिल, √3P1 स्क्वायर यानी √3P1। और बतलाओ जी ये P1 क्या लिखें, P1 क्या लिखें, P1 हो गया Q इंटू A, यही है नेट डाइपोल मोमेंट, है ना। ये आंसर हो गया। तो ये तो फर्स्ट मेथड हुआ। अब सेकंड मेथड बता रहे हैं, पहले इसको नोट कर लो। अब सेकंड मेथड देखो सेकंड मेथड क्या कहता है, जैसे माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू, तो ये देखो इन दोनों का सेंटर कहाँ है, तो बीच में होगा, दोनों इक्वल वैल्यू का चार्ज है ना, बीच में होगा। तो माइनस क्यू समझो 2Q है, दोनों के ठीक सेंटर पे रखा हो, और यहां भी 2Q है क्या, देखना सेकेंड मेथड में हम लोग इसी फिगर को इस तरह से बना दिए, यहां -2Q और यहां हो गया 2Q, देखो ठीक सेंटर पे हो गया -2Q और यहां 2Q। अब समझो कि ये सिंगल डाइपोल है और ये बीच का जो सेपरेशन है ना उसको निकाल लो, जाहिर है इसके सेंटर से मिलाओगे तो ये परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगा, और ये जो है 30 डिग्री हो गया। मान लो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो L है, तो मुझे L का ज़रूरत पड़ेगा ना। तो सोचो तो इस ट्रायंगल में cos 30 यूज करें बेस अपॉन, देखो तो बेस कौन हो गया, बेस तो हो गया L ना, और 90 डिग्री के सामने ये है तो ये तो हाइपोटेनस हो गया, यानी कि L/A। देखो तो L कितना आ गया जी, तो A cos 30 और cos 30 तो √3/2 होता। चलो L तो निकल गया। निकालना क्या है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट देखो जी, डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इंटू बीच का सेपरेशन, यहाँ -2Q यहाँ 2Q, तो 2Q इंटू बीच का सेपरेशन कितना है L, तो 2Q इंटू L हो गया √3/2 इंटू A। देखो 2 कैंसिल, √3 इंटू QA हुआ क्या, यही हो गया डाइपोल मोमेंट, √3 इंटू QA।
समझ गया? तो अब जो है इसको भी नोट कर लो, देख लो वही आंसर आया। जैसे देखें डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड इस क्वेश्चन को, यहाँ Q चार्ज, Q चार्ज, Q चार्ज, यहाँ -3 Q चार्ज। अरे बतलाओ इस अरेंजमेंट का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? तो सबसे पहले तो डाइपोल दिखना ना चाहिए। Q और Q तो डाइपोल हो ही नहीं सकता है, डाइपोल का शर्त है जितना प्लस उतना माइनस। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो देखो यहाँ भी Q है, यहाँ Q है, इन दोनों का सेंटर यहाँ होगा और यहाँ पहले से एक मौजूद Q है। तो तुम ऐसा समझ सकते हो कि जो ओरिजिन है, मान लो इसको पॉइंट O बोल दे रहे हैं, माइंड में ये समझो कि इस ओरिजिन पर 3Q चार्ज, क्योंकि ये दोनों Q का ये सेंटर हो गया। और यहाँ देखो -3Q, बीच का सेपरेशन कितना है जी? तो ये है। पूछा गया बतलाओ डाइपोल मोमेंट कितना? तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है बोलो? डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज, कोई एक चार्ज ले लो, अब बीच के सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर 3Q इंटू ए। बोलो तो कितना आसान है। अच्छा इसी में पूछता डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? तो निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। बोलो एरो इधर है, डाउनवर्ड में होगा क्या? है ना? तो चलो इस क्वेश्चन का भी जो है कि स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी देखें, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ -2 माइक्रोकूलम चार्ज, यहाँ +2 माइक्रोकूलम चार्ज। कहा गया इसके सेंटर से 1 मीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? देख लो इन दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर है और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है वो 1 मीटर है। तो जाहिर है R जो है 1 मीटर 1 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में बड़ा डिस्टेंस है, ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है, इसलिए इसको हम लोग डाइपोल अज्यूम कर सकते हैं, है ना? तो डाइपोल में ज़रूरत पड़ता है डाइपोल मोमेंट का। तो अगर पूछा जाता डाइपोल मोमेंट क्या होगा तो बतलाओ। तो डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इंटू बीच का सेपरेशन। तो कोई एक चार्ज लेंगे 2 माइक्रोकूलम और बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे। देखो तो ये कितना आ गया, 2 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर आ गया। ठीक ना? देखना इसको सेंटीमीटर मत पढ़ देना, ये कूलम मीटर। चलो इतना तो हो गया डाइपोल मोमेंट। पूछ रहा है इसके एक्सिस पर एक पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतलाओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर पूछा जाए, देखो कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला याद करो। जहाँ पे ये एक्सियल पोजीशन है ना, एक्सियल पोजीशन पे फॉर्मूला बताया गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r²। तो बस वैल्यू पुट कर देना है 9 × 10⁻⁹ 2p। p के जगह क्या लिखें जी? तो 2 × 10⁻⁻8, r के जगह 1 मीटर, है ना? मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? 9 × 4 36, 10⁻1, यानी सीधे बोलो 360 न्यूटन पर कूलम। इतना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सियल पोजीशन पे, है ना? अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना? मान लो यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज, यहाँ -2 माइक्रोकूलम चार्ज, कहा गया 1 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। अच्छा एक बात और, एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो सिखाए थे कि जिधर डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट किधर होता है? माइनस से प्लस। तो जिधर डाइपोल मोमेंट होगा वही डायरेक्शन किसका होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। जिधर डाइपोल मोमेंट होगा वही डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर एक्सियल पोजीशन का बात करें तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वही बात जब इक्वेटोरियल पर होता है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट में हो जाता है, यानी तब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। चलो इसको ई डैश बोल दिए हैं। ये सब बात जो है ना पहले सिखाया गया है। अब इस पॉइंट पर मान लो, इसको नाम हम पॉइंट M दे रहे हैं क्योंकि यहाँ P बोले हुए,
तो एट M अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो याद करो ना, इक्वेटोरियल पोजीशन यानी बाइसेक्टर पे क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/RQ, 2P/RQ नहीं, इसी का हाफ होता है। जो एक्सियल पर आता है ना, अगर उतना ही डिस्टेंस इक्वेटोरियल पे ले लोगे तो इसका हाफ हो जाएगा। देख लो, जैसे वहाँ फार्मूला था 2P/RQ, यहाँ P/, तो डायरेक्ट ही नहीं बोल देंगे, 360 का हाफ हो जाएगा। तो बोलो तो 180 न्यूटन पर कूलम। देखो ये जो क्वेश्चन बतलाए ना, ये क्वेश्चन जो है ये CV में ही 71 नंबर प्रॉब्लम मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में पूछेगा डाइपोल मोमेंट, सेकंड पार्ट में जो है पूछेगा कि बतलाओ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन में क्या होगा, थर्ड पॉइंट पर पूछ देगा कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा। तो देखो ये तो फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, केवल इसलिए बता दिए कि वो सब बात तुमको फिर से याद। हाँ, इसमें एक बात ख्याल रखना, बुक में गलती से जो है ये 1 मीटर के जगह 1 सेंटीमीटर लिखा गया, ठीक ना, तो बुक में उसको सुधार लेना। अगर 1 सेंटीमीटर रखोगे तब तो फिर बात बदल जाएगा, ठीक ना। और ये भी जान लो, अगर ये 1 सेंटीमीटर होता तब इसको हम लोग एज ए डाइपोल कंसीडर भी नहीं कर पाते, तब जो है ना उसके लिए फार्मूला हमको जनरल फार्मूला लिखना पड़ता, जनरल मेथड से बनाना पड़ता, डाइपोल के मेथड से नहीं बनाना पड़ता। लेकिन उस क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, 1 मीटर यहाँ रखोगे तभी जो है तुम्हारा जो रिजल्ट आ रहा है वो आएगा, ठीक ना। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का, यहाँ -Q चार्ज, यहाँ +Q चार्ज, मतलब डाइपोल एक बन गया है, बीच का सेपरेशन 12 है। कह रहा है इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक Q0 चार्ज को रख दिए, है ना, Q0 चार्ज को रख दिए। कह रहा है ये बतलाइए जो Q0 चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कितना फोर्स लगाएगा इस डाइपोल पे। देखो, फाइंड फोर्स एग्जर्टेड बाय Q0 ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। Q0 इस डाइपोल पर कितना फोर्स लगाएगा, थोड़ा सोचो। Q0 क्या करेगा, इस +Q को इधर रिपेल करेगा, -Q को इधर अट्रैक्ट करेगा। जाहिर है +Q इसके ज़्यादा नज़दीक है तो इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा, यानी रिपल्सन का फोर्स ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन का कम होगा, यानी फाइनली रिपेल होगा। यानी ये जो डाइपोल है वो इधर मूव करना चाहेगा, उस पर नेट फोर्स इधर लगेगा। तो इस फोर्स को निकालें कैसे? देखो हम लोग अक्सर इसमें बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। क्या करते हैं, बोलते हैं Q0 इस पर कितना लगाया भाई, तो इधर लगाया मान लो F1, फिर इसको कितना लगाया F2, तो नेट फोर्स F1 - F2। सॉल्व करो, करते करते कैलकुलेशन में ही कहीं जाके कंफ्यूज कर जाते हो, है ना। तो अब जो है वो कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो कैसे काम करना, यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ को यूज करना है। ये जो डाइपोल है वो जितना फोर्स Q0 पे लगाएगा, Q0 उतना ही फोर्स डाइपोल पे लगाएगा, यही तो न्यूटन थर्ड लॉ है। तो एक काम किया जाए कि इस पॉइंट A पर इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया जाए, ठीक ना। मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, इसका मतलब हो गया कि ये डाइपोल है। तो बोलेंगे क्या कि देखो जी, सबसे पहले निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो सेंटर से r डिस्टेंस पर पॉइंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/RQ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/RQ, यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, है ना। अब क्या करो, ये डाइपोल जो है इस Q0 पे कितना फोर्स लगाएगा, और जैसा कि जानते भी हो कि ये डाइपोल
एक्सियल पोजीशन पे इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक्सिस के अलोंग प्रोड्यूस करता है। यानी कि फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बोलो ये डाइपोल जो है इस पर कितना फोर्स लगाया, तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। कितना चार्ज है यहाँ Q नॉट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डाइपोल दिया है E, तो फोर्स हो गया Q नॉट इंटू E, और E का वैल्यू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। बस देखो यही आंसर हो गया। तो कहोगे लेकिन क्वेश्चन तो ऐसा था कि फोर्स डाइपोल पे बताना था, आप तो फोर्स Q नॉट पे लगा दिए। तो बोलेंगे क्या कि यही सेम फोर्स will act on dipole due to Q नॉट in opposite direction। मतलब कि डाइपोल अगर इस पर फोर्स लगा रहा राइट में, तो ये चार्ज डाइपोल पर इतना ही फोर्स किधर लगाएगा, लेफ्ट में। यानी आंसर जो है वो यही हो गया, मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर यही हुआ, डाइपोल पे इधर फोर्स लगेगा, है ना। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखो इसी क्वेश्चन का एक और मेथड, वो मेथड क्या कहता है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म, अगर उसमें कोई डाइपोल को रखा जाए, हालांकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डाइपोल पे नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन जैसे एक Q नॉट चार्ज जो है, अभी समझो ये डाइपोल यहाँ नहीं है, Q नॉट चार्ज जो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा कि नहीं। तो दूसरा मेथड जो है ना वो ऐसे कहता है कि क्या करो कि इस Q नॉट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो इसके सेंटर पे, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू Q नॉट। देखो जो फर्स्ट मेथड बताए हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल मेथड, आसान मेथड वही है, लेकिन चूंकि देखो पढ़ाने में एक ख्याल रखा जाता है कि कभी कोई बुक पढ़ेंगे, कोई असाइनमेंट पढ़ेंगे और मान लो सेकंड मेथड आ गया तो कन्फ्यूजन ना हो। तो इस Q नॉट के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट/r²। इतना तो मालूम है ना कि अलग अलग पॉइंट पर, जैसे मान लो ये तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, यहाँ हम निकालेंगे कुछ और आएगा, R का वैल्यू अलग अलग हो, यानी ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, R बदलते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलते जाएगा। तो देखो इसमें क्या सिखाया जाता है कि पहले ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, मतलब d/dr निकालो। तुम सीधे समझो इस मेथड को, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहे वेरिएबल ना, और उस फील्ड में डाइपोल को रख दिया जाए तो क्या निकाल लेना, d/dr। इसको r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, ठीक। तो d/dr कैसे निकाले, तो थोड़ा देखना इसको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, r को ऊपर ले जाएंगे पावर -2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करो तो -2r, -2 -1 तो -3। देखो तो जी d/dr कितना आ गया, तो d/dr आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे माइनस हो गया 2Q नॉट डिवाइडेड बाई r³, है ना। या अगर इसका मैग्नीट्यूड बोलो d/dr का, तो इतना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q नॉट/r³। यानी कि डाइपोल जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्रेडियंट है d/dr है वो इतने के इक्वल है। अब पूछा जाए ना फोर्स ऑन डाइपोल क्या होगा, तो फोर्स ऑन डाइपोल क्या होगा, तो बस बहुत सिंपल फार्मूला है। डाइपोल मोमेंट में
इस ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर दो। डाइपोल मोमेंट में मतलब P में, डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं। और देखो जी यहाँ डाइपोल मोमेंट पूछा जाता कि कितना होगा, फर्स्ट मेथड में भी जो लिखे हैं वहाँ पुट कर लेना। तो डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, यानी कि d बाई डी आर के जगह क्या लिखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q0 बाई आर क्यू, या ये कहो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q0 इंटू पी बाई आर क्यू। देख लो तो फर्स्ट मेथड से भी यही आंसर आया था ना, है ना। क्या हम लोग इसमें सीखे, अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उस फील्ड में डाइपोल अगर रखा हुआ रहे और तब फोर्स बताना हो तो पहले d बाई डी आर निकाल लो और उसमें मल्टीप्लाई कर दो, किससे, डाइपोल मोमेंट से। तो चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एक डाइपोल का क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक का है, 1.27 प्रॉब्लम। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डाइपोल जो है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग रखा हुआ और उसका डाइपोल मोमेंट जो है वो निगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग है, यानी ऊपर में माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है। तो डाइपोल मोमेंट जो है तब ना नीचे की ओर होगा, निगेटिव जेड में होगा। मान लो इसको हम जेड एक्सिस बोले। और एक इंफॉर्मेशन और दिए हुए, कह रहा है क्या कि हर 1 मीटर ऊपर जाने पे इतना से इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेडियंट दे दिया 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर चेंज हो रहा, ये दिए हुए है ना। इतना पर मीटर लिख दिया तो ये साइन देने की जरूरत नहीं। यानी जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ते जा रहा, हर 1 मीटर पर इतना से बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि अगर इसका डाइपोल मोमेंट इतना है तो बतलाओ इस डाइपोल पर नेट फोर्स कितना होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस है। अब समझना इसको, इतना तो मालूम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो जाहिर है इस पर अगर हम फोर्स देखेंगे तो Q इंटू E1 ऊपर की ओर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की ओर जेड में है तो पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा। और ये जो माइनस Q चार्ज है इस पर अगर फोर्स देखें तो Q इंटू E2 होगा, Q इंटू E2 होगा। और किधर होगा, निगेटिव जेड में। निगेटिव जेड क्यों बोले, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है निगेटिव चार्ज पे तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अब ये बतलाओ फोर्स बड़ा कौन होगा, QE1 बड़ा होगा कि QE2 बड़ा होगा। तो जाहिर है QE2 बड़ा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बदलते जा रहा है। तो सोचो अगर मान लो इस पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तब बतलाओ इस पॉइंट पर, इसको O' बोले, O' पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, थोड़ा सोच के बतलाओ। तो सोचो E1 में कितना ऐड हो जाएगा। यहाँ तो E1 है ही, हर 1 मीटर ऊपर जाने पर इतना से बढ़ जाता है। तो हम लोग कितना ऊपर गए हैं तो L, तो इतना इंटू L से बढ़ जाएगा। 1 मीटर ऊपर जाने पे 10⁵ से इंक्रीज कर जा रहा है तो L मीटर में, तो L से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी E2 का वैल्यू E1 प्लस इतना। अब पूछा जाए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल क्या होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल क्या होगा जी, तो बोलेंगे QE2 बड़ा फोर्स है इन कंपेरिजन टू QE1, है ना। E2 बड़ा है E1 से, तो नेट फोर्स हो गया QE2 माइनस QE1। और इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो अलोंग निगेटिव जेड एक्सिस, है कि नहीं। नेट फोर्स जो होगा अलोंग निगेटिव जेड एक्सिस। देखना बात वैल्यू को। अब जो है Q बोलो तो E2 के जगह क्या लिखें,
तो E2 के जगह लिखेंगे E1 प्लस 10 टू दी पावर 5 इंटू L माइनस E1। देखो जी E1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, थोड़ा रिजल्ट देख लो कितना बढ़िया रिजल्ट आया। E1 कैंसिल, Q इंटू L इंटू 10 टू दी पावर 5। और Q इंटू L को हम लोग डाइपोल मोमेंट ना बोलते हैं, P इंटू 10 टू दी पावर 5। और डाइपोल मोमेंट क्या होगा जी, तो डाइपोल मोमेंट है 10 टू दी पावर -7 और ये 10 टू बोलो तो फोर्स कितना आ गया, 10 टू दी पावर -2 न्यूटन आया और किधर हुआ, अलोंग निगेटिव जेड एक्सिस। देखो सही बात तो ये है ना कि इतना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट डिस्टेंस कितना बदल रहा है, यही ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और फोर्स बताना है तो अभी फार्मूला बतलाए थे, डाइपोल मोमेंट में ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो गया। बोलो डाइपोल मोमेंट कितना, 10 टू दी पावर -7। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेडियंट कितना, 10 टू दी पावर 5। बोल दो आंसर कितना, 10 टू दी पावर -2 न्यूटन। वही आया क्या, तो इतना मेहनत से जो आया वो डायरेक्ट भी बना सकते थे। तो तुम कहोगे कि तो डायरेक्ट ही काहे नहीं, यही बतला दिए थे। देखो इसलिए ये बतला है कि प्रॉपर मेथड भी जानना जरूरी होता है। ये बिल्कुल प्रॉपर मेथड है, इसमें कोई ट्रिक टेक्निक जो है शॉर्टकट नहीं अपनाया गया। तो ठीक है, इसका भी जो है एक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन देखें, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, थोड़ा हम हिंट भी देंगे। पहले तो ये जानो, कह रहा है एक डिस्क है, इसके सेंटर से एज डिस्टेंस पर यहाँ Q चार्ज रखा हुआ, ये हेमी स्फीयर है, ठीक ना, हॉलो स्फीयर है, यहाँ से एच डिस्टेंस पर Q चार्ज रख, समझो ये हॉलो कोन है, यहाँ से एच डिस्टेंस पर Q चार्ज रखा हुआ। ये पहले भी बतलाए हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है तीनों से इक्वल होगा, क्योंकि इस चार्ज से जो लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा, तो जितना लाइन्स ऑफ फोर्स इस एरिया से क्रॉस करेगा, ठीक ना, उतना ही ना लाइन्स ऑफ फोर्स इससे भी क्रॉस, क्योंकि ये वाला बेस एरिया तो वही ना है, तो भले वो स्फीयर के पार्ट से निकलेगा, लेकिन नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स जो है उतना ही ना रहेगा। क्योंकि देखो ये भी आर है, ये एच है, आर है और एच है, आर है एच है, तो जाहिर है हम फ्लक्स इसके थ्रू निकाले, इसके थ्रू निकाले या इसके थ्रू निकाले, तीनों के थ्रू फ्लक्स इक्वल आना है। अब क्या होगा इसका वैल्यू, हम जो है तुमको केवल रिजल्ट बता रहे हैं, इसको थोड़ा सोचना, नहीं हो कुछ सॉल्व एग्जाम्पल, कोई अदर बुक्स वगैरह देखना। तो Q बाई 2ε0 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, ठीक ना। इस तरह का जब भी सरफेस रहे ना, अब चाहे वो हॉलो स्फीयर हो, कोन हो या डिस्क हो, रिंग हो, कहे कि इसके थ्रू फ्लक्स बतलाओ, तो थीटा का मतलब क्या है, देखो यहां से मिला दो, यहां से मिला दो, इसी एंगल को थीटा बोलते हैं, है ना। इसमें भी वही काम करो भाई, मिला दो, इसी एंगल को थीटा बोलते हैं। देखो तुम्हारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है ना, ये सब जनरली 12th एग्जाम में तो आता नहीं है, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अगर मुझे रिजल्ट भी याद है तब भी बढ़िया है, लेकिन हाँ साइंस के स्टूडेंट हैं तो कुछ लॉजिक भी होना चाहिए, थोड़ा पता लगाना, फिर तो हम बताएंगे ही। 1 माइनस कॉस थीटा, देखो तो Q बाई 2ε0 कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, H डिवाइडेड बाई √r² प्लस h²। थोड़ा एक बात याद करो, कुछ ही दिन पहले पढ़ा था, एक हेमी हॉलो स्फीयर है, सेंटर पे Q चार्ज रख दिए, बतलाओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। जब गॉस लॉ में फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बताना शुरू किए थे ना, तो ये एग्जांपल हम लोग देखे थे। फ्लक्स क्या होगा, तो हम लोग बोलते ऐसे थे कि एक नीचे से भी स्फीयर लगा दो, टोटल फ्लक्स Q बाई ε0, तो हाफ के थ्रू कितना हो गया, Q बाई 2ε0, बस आंसर हो। तो
अगर सोचो यही क्यू चार्ज इसके सेंटर पे होता, यहाँ ना हो के यहाँ होता, तब फ्लक्स क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होना ना चाहिए था। तो देखो तो अगर ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा तो एच जीरो ना हो जाएगा, एच के जगह जीरो रखो तो ये टर्म जीरो हो जा रहा है, तब आंसर क्या आ जा रहा है, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये तीनों के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो इतने के इक्वल होगा। इसको तो तुम जान लो, इसका हम तुमको एक तरह से होमवर्क में दिए कि ये फॉर्मूला आया कैसे, इसके बारे में सोचना है। और एक एडिशनल क्वेश्चन और दे रहे हैं जो तुमसे कहा जा रहा है कि देखो जी एक सिलेंडर है, देखना एक सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस r है, ठीक ना, सिलेंडर का रेडियस r है और इसका लेंथ 2r है, ये r ये भी r। कह रहा सेंटर पे q चार्ज रख दिए, सिलेंडर के जो एक्सिस पे सेंटर वाला पॉइंट है q चार्ज रख दिए। बतलाओ सिलेंडर का जो कर्व पार्ट होगा ना उसके थ्रू फ्लक्स बतलाओ। देखो इस क्यू चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा, इस सर्कल से भी बाहर जाएगा, मतलब समझो इसको ढक्कन बंद कर दिए तो ये डिस्क हो गया, इस डिस्क से भी बाहर जाएगा, जैसे देखो यहाँ डिस्क से बाहर जा रहा है। एक तरह से हम हिंट भी देना चाह रहे हैं, इसके थ्रू भी फ्लक्स होगा क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से भी क्रॉस करेगा, इसके थ्रू भी फ्लक्स होगा, लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से भी क्रॉस करेगा, और इसके थ्रू भी फ्लक्स होगा क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स कर्व पार्ट से भी क्रॉस करेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर के कर्व पार्ट के थ्रू फ्लक्स क्या होगा। देखो जी इतना तो जानते ही हो, कोई भी चैप्टर में न्यूमेरिकल कभी भी ख़त्म नहीं होता है। आदमी कोशिश करता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है वो बताएं। एक चीज़ और जान लेना कि अब जो है ना इतना कंसेप्ट ज़रूर दे दिए हैं कि तुम मेहनत करोगे तो हर बात को समझ सकते हो, अलग अलग क्वेश्चन को बना सकते हो। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स तो इनफाइनाइट है, अब टोटल के टोटल प्रॉब्लम तो हम बता नहीं सकते। हाँ बताएंगे, अगर सारे बुक के प्रॉब्लम मुझे डिस्कस करना होगा, मान लो SCB, NCERT, अरिहंत पब्लिकेशन, बालाजी सब बताएंगे, तो एक ही चैप्टर को कम से कम मुझे 60-70 लेक्चर लेना पड़ेगा, जो कि ऐसे ही तुम में से बहुत से स्टूडेंट जो है चाह रहा कि जल्दी से न्यू चैप्टर स्टार्ट हो, न्यू चैप्टर, लेकिन टीचर को तो हमेशा यही लगता है कि अभी कुछ और बता देते, कुछ और बता देते हैं ना। तो इसलिए हम कोशिश किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हो वो बताए। अब थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करना, प्रॉब्लम्स को खुद से भी ट्राई करना। साथ में एक बात याद रखना, देखो प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से NCERT बुक तुम्हारा बेसिक बुक है, उसका तो हम ऑलरेडी सॉल्व टोटल क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ लिंक भी भेजे, SC भी। और साथ में अगर अरिहंत पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम वाइज बुक आता है ना DC पांडे का, अगर उसको बनाते चल रहे हो उसमें भी सॉल्व सब हर क्वेश्चन को ही सॉल्व किया हुआ रहता है, तो इतना पढ़ाने के बाद तो सॉल्व एग्जाम्पल तो समझ ही पाएंगे, ऐसा तो नहीं है। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह हो तो उसको तुम लोग बताना व्हाट्सएप नंबर पे ही या कमेंट बॉक्स के थ्रू भी, जैसे भी हो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अब जो है इसके बाद हम लोगों को न्यू चैप्टर में जाना होगा 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर है। थोड़ा कुछ इस टाइप के कुछ मुझे प्रूफ वगैरह बताना होगा, तो हार्डली होगा तो एक क्लास और हम इसमें लेंगे, और उसके बाद जो है हम स्टार्ट कर देंगे पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। या ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि हम एक क्लास जो है उसको हम ऐप में डाल दें और पोटेंशियल को स्टार्ट करें। जैसा होगा तुम लोग थोड़ा सलाह भी देना। धन्यवाद।